Hi kids, welcome to Let's Crack CBSE 9th and 10th, and today is day 13th of Arambh Present series, and I am Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code. Whenever you use this code, you get 10% discount on Unacademy subscriptions. Unacademy subscription जब आप लेते हो तो आप सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के कर सकते हो, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है एक मेंटर एंड आपके हिसाब से प्लान किया हुआ स्टडी प्लानर. Just download the app and go for either plus subscription or iconic subscription. Use the code RSYT. अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह पे पढ़ना है तो दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी इकोनॉमिक, बहुत अफोर्डेबल है, और आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के बेहतर से बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर सकते हो. अदर देन दैट, एवरी डे एट 12:30 आई ब्रिंग यू स्पेशल क्लासेस विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट किड्स. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का. और आज के सेशन में हम लोगों को एक्चुअली स्टार्ट करना था, हमें पढ़ाई करनी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट दे दो, स्लाइड की अरेंजमेंट प्रॉब्लम हो गई है. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके, देखो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ एंड सब ने पार्टिसिपेट भी किया, एंड देयर वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले ही देयर वाज लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट ओवर द इलेक्शंस. ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल. ओके, वी नो दिस रियली वेल. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, और जो लीडर्स जो थे कांग्रेस के वो वापस से इलेक्शंस की बात उठाते हैं. ठीक है, मूवमेंट के जस्ट बाद. एंड नाउ द लीडर्स वांट टू पार्टिसिपेट इन प्रोविंशियल इलेक्शन विच हैज़ बिन ग्रांटेड टू द लीडर्स through Government of India Act 1919. Why do they want to participate in the elections? Because they want to ask for reforms and they want to prove to the British government that these councils are not truly democratic. Okay, तो आईएनसी के अंदर आप क्या देखते हो, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो हैं, इन लोगों ने मिलकर के एक अलग पार्टी बना ली विच वॉज स्वराज पार्टी. यहाँ पर आप देख भी सकते हो उनकी फ़ोटो, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे. उन लोगों ने स्वराज पार्टी बना ली. ऑन द अदर हैंड जो यंग लीडर्स थे कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग बोल रहे थे कि हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. ओके, सो देयर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं आईएनसी के अंदर. ओके, इन्हीं सब के बीच आप क्या देखते हो बच्चों कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ है वर्ल्ड के अंदर. उसका क्या इम्पैक्ट हुआ इंडिया के ऊपर? तो ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर हो गई है रिड्यूस. अब वहाँ के लोग सामान खरीद नहीं सकते, और आपको पता है इंडिया तो कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, और हम अपना सारा अनाज उगाते ही थे वेस्टर्न कंट्रीज़ को सेल करने के लिए. वहाँ पर डिमांड जो है वो घट गई. जब वहाँ पे डिमांड घट गई तो प्राइजेस जो हैं क्रॉप्स के वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग गए. 1926 से रिड्यूस होना शुरू हुए और 1930 पे प्राइजेस बिल्कुल क्रैश कर गए, बिल्कुल कोलैप्स कर गए. ओके, इसके चलते पूरा का पूरा जो कंट्री साइड था वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा. फार्मर्स पैनिक करने लग गए एंड दे वर अनेबल टू पे देयर रेवेन्यू. एक्चुअली जब सामान बिकेगा ही नहीं तो टैक्स कहाँ से पे कर पाएंगे, रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे. ओके, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई इस टाइम पे वो हुई थी अराइवल ऑफ साइमन कमीशन. अब देखो हमारे यहाँ पे 1915 में गांधी जी जब से आए हैं तब से लगातार रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, लगातार किसी न किसी तरह का मूवमेंट हो रहा है. पहले सत्याग्रह हुआ, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ. सारे के सारे लीडर्स बार बार बोल रहे हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अनडेमोक्रेटिक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वो सिविल राइट्स भी नहीं दे रही है, रॉलेट एक्ट जैसे लॉज लगा रही है. तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए ब्रिटेन की टोरी गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई, साइमन कमीशन. ठीक है, ये 7 लोगों की कमीशन थी जिसको हेड कर रहे थे जो सर जॉन साइमन. ओके, अब ये कमीशन आती है इंडिया हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के काम काज को चेक करने के लिए. ठीक है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, सच में अनडेमोक्रेटिक है क्या. अब जैसे ही कमीशन इंडिया आती है, जितने भी हमारे यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, वेदर इट वाज मुस्लिम लीग और कांग्रेस और एनी अदर पार्टी, एवरीवन अपोज दिस कमीशन यूनानिमसली. सब ने साथ में मिलकर के इसको कमीशन को अपोज किया, विरोध किया. ठीक है, और उनको साइमन गो बैक के नारे लगाए. लोगों को क्यों नाराज़गी थी इस कमीशन से? क्योंकि इसके अंदर एक भी इंडियन नहीं था. ठीक है, इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था.
अब ये सारी उथल पुथल चल रही है, हर जगह पे टर्मोइल है, पैनिक कर रहे हैं लोग, विलेजेस में भी, सिटीज़ में भी। अब ऐसे में इन सबको शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन जी आते हैं, ओके, विद हिज प्रपोजल। क्या प्रपोजल है कि हम डोमिनियन स्टेटस ऑफर करेंगे इंडिया को। डोमिनियन स्टेटस बच्चों होता है एक तरीके का सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस, ठीक है, कि आप इंडिपेंडेंट हो लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन खुद का नहीं है, तो हम अपने हिसाब से आपको बताएंगे आपको कैसे रूल करना है, ठीक है, इस तरीके का समथिंग कुछ स्टेटस। तो हम लोग 1947 से 1950 तक डोमिनियन स्टेटस में ही थे। 1950 में खुद का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, देन वी गॉट कम्प्लीटली रिपब्लिक कंट्री हम बन गए, ओके। तो डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया और बोला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर आप लोग आ जाइए, हम लोग मीटिंग करेंगे, ओके। लेकिन everyone got really upset with this dominion status proposal and round table conference proposal, एंड उसका रिजल्ट क्या होता है, लाहौर कांग्रेस हम लोग करते हैं, लाहौर सेशन करते हैं आईएनसी का। एंड बच्चों आप देखोगे अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने ऐसा कुछ पासा फेंका, ठीक है, अपना प्रपोजल दिया। एंड दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस का सेशन हुआ, फॉर्मलाइज किया गया पूर्ण स्वराज के डिमांड को, जो कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स पहले से डिमांड कर रहे थे, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को डिसाइड किया गया कि इस दिन झंडा फहराया जाएगा और हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए अब लड़ाई करेंगे, और सारे के सारे इंडिया में हर जगह पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ओके। तो ऐसा हुआ, लेकिन एक्चुअली में 26 जनवरी 1930 विच वॉज संडे, उस दिन इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं मिला इस इवेंट को, ओके, इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला, बहुत सारे लोगों ने नहीं पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे में गांधी जी ने क्या सोचा, महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू द मोर कंक्रीट इश्यूज, सो ही थॉट ऑफ राइटिंग अ letter, and this is how the CDM started, civil disobedience movement started, okay. So on 31st January 1930 Gandhi ji wrote a letter to Lord Irwin and he asked 11 demands in that particular letter. अब वो 11 demands जो थे ना, वो हर तरह के क्लास से रिलेटेड थे, मतलब मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, पेजेंट्स, फार्मर्स, हर तरह के लोगों के डिमांड्स उसमें इंक्लूडेड थे। बहुत ही वेरीड डिमांड्स थे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड था बच्चों सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट पे आप देखोगे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कुछ लॉज बनाए थे जिससे सॉल्ट के ऊपर 57% टैक्स लगता था। मतलब 2 रुपीज़ में समवेयर 3 माउंट्स, मतलब 750 ग्राम ऑफ सॉल्ट मिलता था, जिसमें से 1.15 रुपीज़ तो सरकार ही रख लेती थी टैक्स के फॉर्म, ओके। एंड लेटर ऑन 1780 में ये टैक्स और बढ़ा दिया गया, इट बिकेम 75%। तो गांधी जी को लग रहा था कि सॉल्ट तो भाई सभी लोग यूज़ करते हैं, अमीर हो गरीब हो सबको सॉल्ट चाहिए खाने में, लेकिन सॉल्ट के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स, दिस इज़ अनफेयर, ओके। एंड अदर देन दैट सॉल्ट के ऊपर ब्रिटिश सरकार लगाती थी एक मोनोपोली राइट्स कि तुम सॉल्ट प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, इंडिया का तो इतना बड़ा कोस्ट लाइन है ना, हम तीनों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, फिर भी हम लोग सॉल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते थे। तो इट वॉज वेरी अनफेयर, दैट इज़ वाई गांधी जी सेड इन हिज 11 डिमांड, सबसे स्टरिंग डिमांड्स था सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना, ठीक है। तो ये लेटर लिखा गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को, और 40 डेज़ का अल्टीमेटम दिया लॉर्ड इरविन को कि तुम मेरे सारे डिमांड्स फुलफिल करो, नहीं तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, ओके बच्चों। अब देखो 40 दिन का अल्टीमेटम खत्म होता है, लॉर्ड इरविन वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू नेगोशिएट। 12 मार्च को गांधी जी क्या करते हैं, दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं, अपने आश्रम साबरमती से 240 माइल्स चल के जाते हैं दांडी तक, ओके। तो ये 40 डेज़ का जो गैप था ना, उसमें उन्होंने क्या किया था, अपने 78 वॉलंटियर्स को प्रिपेयर किया था, एक एक का इंटरव्यू लिया था, एक एक को बताया था कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर क्यों रहे हैं, तुम रास्ते में जाओगे, मार्च करोगे तो बहुत सारे लोग आएंगे आकर के तुमसे सवाल जवाब करेंगे, तो आप सबका आंसर जो है वो सेम होना चाहिए, सबका जो गोल है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को करने का ये सेम होना चाहिए, सबको नॉन वायलेंस का पार्ट पढ़ाया गया, सबको ट्रूथ का पार्ट पढ़ाया गया, ठीक है। और 12 मार्च को ये मार्च जो है वो स्टार्ट हुआ साबरमती आश्रम से। 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंच गए दांडी। वहाँ पे पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को एड्रेस किया एंड एक मुट्ठी सॉल्ट जो है वो बनाया, ठीक है, एज अ सिम्बॉलिज्म उन्होंने एक मुट्ठी सॉल्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट के वाटर को बॉयल करके, ओके। तो इस तरीके से हमारा सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट हो जाता है एंड इट वाज लेड बाय अब्दुल गफ्फार खान इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस।
जो हमारा अभी का पंजाब और लाहौर वाला जो रीजन है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहलाया जाता था। इसलिए अब्दुल गफ्फार जी खान जी को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी ज़्यादा फ्रंटियर प्रोविंस में काफ़ी एक्टिव थे, तो इसलिए उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ओके, ही वॉज अ डिवाउट डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी, मतलब बिल्कुल फैन थे वो महात्मा गांधी के। ठीक है, इस तरीके से तुम कह सकते हो। ओके, नाउ हाउ द मूवमेंट स्प्रेड। देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या है, हमें डिसोबे करना है लॉ को। ठीक है, गवर्नमेंट के जो भी लॉज हैं उसको मानना ही नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट को पैरालाइज कर देना, उनको काम ही नहीं करने देना है। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, फॉरेन क्लोथ्स को बर्न किए गए बहुत सारी जगह पे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। हर जगह पे फॉरेन क्लोथ्स बर्न किए गए, लिकर शॉप्स को पिकेट कर दिया गया, पेजेंट्स ने चौकीदारी टैक्सेस पे करने के लिए मना कर दिया, फॉरेस्ट पीपल जो थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ वायलेट किया, और सॉल्ट लॉ तो वायलेट पहले ही कर चुके थे। ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट स्प्रेड हुआ, हमारा एक्शन हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या होगा, रिएक्शन। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान साहब को पकड़ लिया। ठीक है, मई 1930 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, एंड धीरे धीरे इतने सारे सत्याग्रहीज को अरेस्ट कर लिया, इतने सारे सत्याग्रहीज को जेल में डाल दिया, एंड लगभग 1 लाख पीपल को जेल में डाल दिया। ठीक है, और मार्च 1931 को फिर गांधी जी ने इतना ज़्यादा वायलेंस देखा तो उन्होंने जो मूवमेंट है उसको कॉल ऑफ कर दिया। ओके, नाउ ऑन 5 मार्च 1931 ओनली एक गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग अब गांधी जी जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले थे। ठीक है, एंड ऑन दिस बिहाफ क्या होने वाला था, सारे सत्याग्रहीज को जेल से रिलीज कर दिया जाने वाला था। ठीक है, तो एक तरीके से गांधी जी का फायदा उठा रहे थे इरविन साहब, और इरविन जी ने कहा कि गांधी जी आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे अगर आते हो तो मैं सारे प्रिजनर्स जितने भी सत्याग्रही हैं सबको मैं जेल से बरी कर दूंगा। तो गांधी जी जो है वो रेडी हो जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता कहाँ पे है बच्चों, 1 मार्क का क्वेश्चन, लंदन में होता है। ठीक है, कब से कब तक हुआ, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ओके, अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए, उनके साथ आईएनसी के और भी रिप्रेजेंटेटिव गए हुए थे, BR अम्बेडकर भी गए हुए थे, लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ अटेंड करने का। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऐसी होती थी बच्चों। ठीक है, यहाँ पे राउंड टेबल क्यों है, क्योंकि राउंड टेबल में ना सभी लोग इक्वल होते हैं। डाइनिंग टेबल तुम लोगों को पता होगा ना, उसमें हेड ऑफ द फैमिली की एक जगह होती है इंपॉर्टेंट, वैसा कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ पर कोलोनाइज सब एक ही लेवल पे थे, इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, तो वहाँ पर कुछ रिजल्ट नहीं निकला। अब गांधी जी वापस आए जब, तो उन्होंने क्या देखा कि भैया आईएनसी को इन लोगों ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, नेहरू जी को भी अरेस्ट कर लिया है, बहुत सारे लोगों को और अरेस्ट कर लिया है। अब ऐसे में गांधी जी ने सोचा मैं मूवमेंट वापस से लॉन्च करूँगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट 1932 में लॉन्च होती है, 1934 में लेकिन ये मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। अब हमें पढ़ना है बच्चों कि हर क्लास के लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। ठीक है, बहुत ही क्विक एंड ईजी। सबसे पहले हम देखेंगे रिच कम्युनिटीज़ ने कैसे पार्टिसिपेट किया, देन वी विल सी पुअर पेजेंट्री ने कैसे पार्टिसिपेट किया, बिजनेस क्लास ने कैसे पार्टिसिपेट किया, इंडस्ट्रियल वर्कर क्लास ने कैसे पार्टिसिपेट किया, एंड वुमेन ने कैसे पार्टिसिपेट किया। बस इतना सही पढ़ना है अपने को। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द रिच कम्युनिटीज़ और रिच पेजेंट्स। देखो, जो अमीर किसान थे ना, उनको क्या प्रॉब्लम थी, उनकी एक ही प्रॉब्लम थी कि भाई हम लोग रेवेन्यू कैसे पे करें, जब हमारा सामान बिक ही नहीं रहा है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ चुका है, तो हाउ आर वी गोइंग टू पे द रेवेन्यू। ठीक है, तो ये जो पट्टीदार्स थे गुजरात के या जाट्स थे उत्तर प्रदेश के, दे वर हार्डली हिट बाय दिस इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड दे वर डिमांडिंग कि ये हाई रेवेन्यू जो तुम लोग मेरे से चार्ज कर रहे हो वो हमसे मत चार्ज करो। ठीक है, एंड दिस इज हाउ दे पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड टू द पुअर पेजेंट्री। जो पुअर पेजेंट्री थे उनको क्या प्रॉब्लम थी, उनको बहुत सारा रेंट देना पड़ रहा था। ये जो पुअर पेजेंट्री होती थी ना, वो बड़े ज़मींदारों के ज़मीन पे काम किया करती थी, या रिच पेजेंट्स की ज़मीन पर ये लोग अपना काम करते थे, बेगारी करते थे। अब या फिर उनका रेंटेड जो ज़मीन होता था उस पर काम करते थे, रेंट पे ले लेते थे ज़मीन। नाउ दे वर ऑल्सो अनेबल टू पे रेंट, तो ये लोग नो रेंट कैंपेन चला रहे थे। लेकिन बच्चों जो हमारी कांग्रेस है ना, कांग्रेस व नॉट इन फेवर ऑफ सपोर्टिंग द पुअर पेजेंट्री। अगर वो पुअर पेजेंट्री को सपोर्ट करते तो रिच कम्युनिटीज़ उनसे नाराज़ हो जाती।
ठीक है, और वो ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए नो रेंट कैंपेन जो है उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया कांग्रेस ने, एंड इसीलिए पुअर पेजेंट्स कभी कांग्रेस से इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाए. इंस्टेड दे स्टार्टेड ज्वाइनिंग द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी. ओके, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ज़रूर आप लोग पढ़ना. नाउ बिजनेस क्लास ने कैसे पार्टिसिपेट किया, बिजनेस क्लास को प्रॉब्लम क्या थी. देखो, बिजनेस क्लास जो है ना वो हमेशा यही चाहेगा कि हम अपना सामान मैक्सिमम सेल कर सकें. ओके, अब यहाँ पर इंडिया में हो क्या रहा था, फॉरेन के क्लोथ्स आते थे, तो फॉरेन के क्लोथ्स ज़्यादा बिकते थे क्योंकि वो सस्ते में बेचते थे. वो लोग मैनचेस्टर में बहुत सारा सामान प्रोड्यूस कर रहे थे इंडस्ट्री में. हम लोग तो हैंड स्पिन सामान बना रहे थे, हैंड स्पिन खादी बना रहे थे, तो ऑब्वियसली वो तो कॉस्टली बिकेगा. ठीक है, सो दीज पीपल वांटेड सम प्रोटेक्शन फ्रॉम द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड. ओके, ये फॉरेन गुड्स जो हैं उसका एक पर्टिकुलर क्वांटिटी डिसाइड कर लो, सिर्फ उतना ही ला करके बेचो ताकि हमारा भी सामान बिके, ऐसा ये चाहते थे. एंड दे ऑल्सो वांटेड कि ये जो रुपी स्टर्लिंग रेशियो है, जैसे $1 इज इक्वल टू 74 रुपीज़ है आज के टाइम पे. ठीक है, तो उस टाइम पे स्टर्लिंग करेंसी हुआ करती थी, वो थोड़ा स्टेबलाइज्ड रहे, ये लोग ऐसा चाहते थे. ओके, एंड अदर देन दैट किड्स, बिजनेस क्लास जो है ना उन लोगों ने काफ़ी सारा एसोसिएशन भी बनाया हुआ था, जैसे FICCI बनाया हुआ था, IICC बनाया हुआ था, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल क्लासेस, और उसके तहत ये लोग अपने मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, CDM को सपोर्ट कर रहे थे. बट लेटर ऑन जब सेकेंड टाइम मूवमेंट रिलॉन्च हुआ ना तो ये लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं थे. वाई? बिकॉज बार बार मूवमेंट होगा तो बिजनेस डिसरप्ट होगा. ओके, फॉर दिस रीजन. नाउ व्हाट अबाउट द इंडस्ट्रियल वर्कर क्लासेस. देखो, अगर बिजनेस क्लास जो है ना वो एक्चुअली में इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं, तो अगेन कांग्रेस जो है वो दुविधा में है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करें कि वर्कर को सपोर्ट करें. तो वर्कर्स को एक्चुअली में इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी INC, लेकिन वर्कर्स जो है वो गांधी जी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे. एंड छोटा नागपुर रीजन में वर्कर्स ने गांधी टोपी पहन करके सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट भी कर रहे थे वो लोग. ओके, उनके 3 ही डिमांड थे. जब जब वर्कर्स आएंगे ना उनके 3 ही डिमांड सामने आएंगे, 3 Ws. वेजेस अच्छे मिले, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, वर्किंग आवर्स जो है वो कम हो. ठीक है, तो इनके ये डिमांड्स थे जिसके लिए ये सारे वर्कर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे. ओके, नाउ द लास्ट स्लाइड, लास्ट वन. वुमेन ने पार्टिसिपेट किया क्या? येस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज सो डिफरेंट बिकॉज ऑफ दिस वन रीजन. पहले की NCM और सत्याग्रह मूवमेंट से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसलिए अलग था क्योंकि इसमें बहुत सारी फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया. ठीक है बच्चों, दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, दे मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, दे पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स, एंड उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपने बच्चों को हाथ में ले लेकर जाती थी, लेकिन वो ज़रूर रैलियों में पार्टिसिपेट करती थी. ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन इन द सिटीज़ वर फ्रॉम द हाई कास्ट फैमिलीज, एंड इन द रूरल एरियाज इन द विलेजेस दे बिलोंग टू द रिच पेजेंट्स. ओके, सो दे एक्टेड टू द कॉल ऑफ गांधी जी. इन सब ने पार्टिसिपेट भी किया. यहाँ पे भी देखो, आप फोटो में भी दिख रहा है, मार्च में बहुत सारी वुमेन, चिल्ड्रन सब ने पार्टिसिपेट किया. ओके, सो दिस इज हाउ CDM वर्कड, एंड CDM जो है वो ट्वाइस, इट हैपन ट्वाइस, एंड दोनों टाइम पे पार्टिसिपेशन लोगों का ऐसा रहा. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास. एंड अदर देन दैट, इस संडे को 18 अक्टूबर को मैं आपके लिए ला रही हूँ वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 1. तो उसमें ज़रूर आना, एंड इससे रिलेटेड वीडियो भी ज़रूर देखा ही होगा तुम लोगों ने, एक बार फिर से जा करके देख लो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको फॉलो कर लो. ओके, सो दिस इज ऑल किड्स फ्रॉम माई साइड. इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड RSYT and follow us on the Telegram channel as well. And as I always say, sanitize, like, share, subscribe. Thank you so much.